नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की क्वाड बैठक अब अहम मोड़ पर है। एससीओ के बाद अब भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दिखाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मौका क्वाड की भूमिका को धार देने वाला साबित हो सकता है। चीन पाकिस्तान के बीच बढ़ते समीकरणों पर भारत की रणनीति पर सबकी नजरें हैं। भारत इस मंच से क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद पर बड़ा संदेश दे सकता है। आप नेता सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अस्पताल प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत में गड़बड़ी को लेकर मामला दर्ज हुआ है। उपराज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। 6,800 बेड और 24 अस्पतालों के निर्माण में भारी गड़बड़ी सामने आई है। एसीबी अब दोनों पूर्व मंत्रियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाए जाने के विरोध में राजनीति गर्मा गई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 5 जुलाई को संयुक्त मार्च निकालेंगे। संजय राउत ने बताया कि दोनों दल अब इस मुद्दे पर एकजुट हैं। ये आंदोलन मराठी अस्मिता और मातृभाषा के समर्थन में किया जा रहा है। ये मामला ठाकरे भाइयों के वर्षों बाद एक मंच पर आने से भी खास हो गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी संगठनात्मक बदलाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन अध्यक्ष की घोषणा बाकी है। लोकसभा चुनाव की गलतियों से बचने के लिए सरकार और संगठन दोनों में फेरबदल की जरूरत मानी जा रही है। सपा भी अपने स्तर पर सक्रिय हो चुकी है। राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग को पीएम मोदी की कठपुतली बताया है। उन्होंने राहुल गांधी के पत्र का जवाब न मिलने पर आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। बिहार की मतदाता सूची समीक्षा पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। खेड़ा ने कहा है कि लाखों लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। इस बयान के बाद सियासी हलकों में चुनावी आयोग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तराखंड में नए अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किरण रिजिजू, हर्ष मल्होत्रा और रविशंकर प्रसाद को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। तीनों राज्यों में भाजपा संगठनात्मक मजबूती के लिए तेजी से कदम उठा रही है। ये नियुक्तियां अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए है। पार्टी समय रहते संगठन को धार देने की तैयारी में है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक पूर्व छात्र और 2 कर्मचारी हैं। घटना कॉलेज परिसर में 25 जून की रात हुई थी। आरजीकर कांड जैसी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आईपीसी की सख्त धाराएं लगाई हैं। छात्रा का बयान जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंजाब के मोहाली में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त किया गया है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने 3 आतंकियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये आतंकी नेटवर्क पाकिस्तान से संचालित हो रहा था। जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुट गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों को संबोधित किया। 156वें स्थापना दिवस पर उन्होंने छात्रों से समाज और राष्ट्र के लिए सोचने की अपील की है। धनखड़ ने कहा है कि आदर्श वाक्य केवल दीवारों पर नहीं, जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने जीवन में मूल्यों और उद्देश्यों की अहमियत को रेखांकित किया है। छात्रों ने उपराष्ट्रपति के भाषण को प्रेरणादायक बताया। अहमदाबाद में एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर हादसे के बाद हवाई सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। संसदीय समिति ने नागरिक उड्डयन सचिव को 8 जुलाई को तलब किया है। उड़ान सुरक्षा की समग्र समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। एयर इंडिया हादसे के बाद विमानन नीति और निगरानी पर सवाल तेज हो गए हैं। संसद की समिति इस मामले में कड़ा रुख दिखा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया। हाथी ने श्रद्धालुओं को कुचलते हुए दौड़ लगा दी, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कुछ लोग घायल हुए हैं। रथ यात्रा थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ी। प्रशासन ने समय रहते हालात पर काबू पाया। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। कथावाचक कांड को लेकर यूपी के दादरपुर गांव में भारी तनाव है। अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पीएसी और अन्य जिलों की फोर्स भी इलाके में सुरक्षा संभाल रही है। पुलिस 24 घंटे निगरानी कर रही है। हालात को सामान्य करने की कोशिशें तेज हैं। ताजमहल से पानी टपकने की घटना ने पुरातत्व विभाग को सतर्क कर दिया है। गुंबद से पानी रिसने की वजह तलाश की जा रही है। एएसआई ने जांच शुरू कर दी है कि इतने ऊंचे हिस्से तक पानी कैसे पहुंचा। संरचना की जांच और मरम्मत को लेकर विशेषज्ञों की टीम सक्रिय है। ताजमहल की सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती जा रही है।
कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने केंद्र सरकार पर स्थानीय भाषाओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा पर खर्च जरूरी है, भाषाई राजनीति नहीं। मनसे और शिवसेना के मार्च में कांग्रेस की भूमिका पर फैसला नेतृत्व करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक मूलभूत सुधार जरूरी है, भाषा की आड़ में ध्यान भटकाना ठीक नहीं। भारत के पास जल्द ही रूस के S-400 की बची खेप आने की संभावना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में इस प्रणाली की बड़ी भूमिका रही थी। भारत की वायु सुरक्षा को इससे बड़ा बल मिलेगा। रक्षा विशेषज्ञ इस डील को रणनीतिक संतुलन के लिए अहम मानते हैं। रूस से सहयोग की डिलीवरी अब निर्णायक मोड़ पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम युवा योजना और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इससे MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि अब युवाओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। प्रदेश में 96,000 MSME इकाइयों ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। नई योजनाओं से रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावर प्ले के नियम बदल दिए हैं। अब ओवर की बजाय गेंदों के हिसाब से पावर प्ले तय होगा। ये नियम बारिश या फिर ओवर कटौती की स्थिति में लागू होगा। 2 जुलाई से ये बदलाव प्रभावी हो जाएगा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स इसे खेल को और रोमांचक बनाने वाला कदम मान रहे हैं। भारत में अगर कुछ कमियों को दूर किया गया तो 2030 तक 35 करोड़ नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। NCAER की नई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इन नौकरियों में ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से होंगी। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट और निवेश में तेजी लानी होगी। सरकार के सामने अब इस दिशा में ठोस नीति की चुनौती है। एशिया कप 2025 भारत में होना है, लेकिन अब भी आयोजन को लेकर संशय बरकरार है। BCCI अब भारत सरकार से मार्गदर्शन लेने की तैयारी में है। भारत पाक मैच को लेकर फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सितंबर में टूर्नामेंट होना है, लेकिन अंतिम कार्यक्रम तय नहीं है। सरकार के निर्देश के बाद ही BCCI आगे कदम उठाएगी। रेखा की फिल्म उमराव जान एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। प्रीमियर में रेखा ने बेहद खास परिधान में शिरकत की। उनकी सोने चांदी की कढ़ाई वाली ड्रेस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 44 साल बाद भी उनका अंदाज दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। उमराव जान को फिर से बड़े पर्दे पर देखने को लेकर दर्शक बेहद उत्साहित हैं। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।